सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ठीक है। पृष्ठ तनाव जो होता है ये द्रवों का गुण होता है, ठीक है। जो फ्लूइड लिक्विड होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी देखी जाती है सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन बेसिकली है क्या, ये लिक्विड या फ्लूइड्स की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड जो कि रेस्ट में है और उसका जो सरफेस ओपन है या फ्री है एयर के लिए, वो सरफेस उसका कम से कम एरिया को कवर करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप किसी ग्लास में पानी लेते हो तो जो ऊपर का सरफेस है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। भले ही उस ग्लास के नीचे के सरफेस में आप कुछ डाल दो या उसका सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो या ना हो, लेकिन ऊपर का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, क्योंकि उससे वो क्या करना चाह रहा है कि कम से कम एरिया को कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर कर्व होगा या कोई और शेप उसमें बन जाएगी तो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड जो रेस्ट में है, ठीक है, उसका जो भी सरफेस एयर के लिए ओपन है, फ्री है, वो कम से कम एरिया को कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी कि ऐसा लगता है कि जो सरफेस है लिक्विड का, उसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन बन गई है, झिल्ली बन गई है ऊपर की तरफ, जो उसको कवर करके रखी हुई है, जिससे कि वो बंधा हुआ है जो सरफेस है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। इसको हम मेजर इस तरह से कर सकते हैं, मान लो ये कोई लिक्विड है जिसका ओपन सरफेस हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। इस लिक्विड पे हमने कोई भी एक इमेजिनरी लाइन मान ली है जो कि इसके प्लेन में है, लिक्विड के जो सरफेस है, यानी कि टेंजेंशियली एक लाइन मानी है AB, जिसकी लंबाई हमने ले ली है L। अब यहाँ जो सरफेस टेंशन है, जो ये तनाव इसमें लिक्विड में आ रहा है, इसकी वजह से जो बल लगेगा वो हम क्या मान सकते हैं कि इस लाइन के परपेंडिकुलरली लगेगा और सरफेस के टेंजेंशियली लगेगा और दोनों साइड में लगेगा। यानी कि इस पॉइंट पर अगर हम माने तो जितना बल इस सरफेस टेंशन से इस डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल इतना ही बल इससे अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा, लेकिन प्लेन के अंदर, यानी कि टेंजेंशियली होगा। तो एक तरह से क्या होगा, हर तरफ से क्या लग रहा है, बल, तो एक खिंचाव आ जाएगा। इस खिंचाव को ही हम क्या कह रहे हैं, सरफेस टेंशन कह रहे हैं। यानी कि मैथमेटिकली अगर हम देखें तो अगर हमने कोई भी एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर मान ली है, तो इस इमेजिनरी लाइन के अबाउट टेंजेंशियली, ठीक है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो भी बल लगेगा उसी को हम सरफेस टेंशन कह रहे हैं। यानी कि अगर हम ये मान लें कि जो टोटल फोर्स यहाँ लग रही है वो कितनी है, F, और जो इमेजिनरी लाइन हमने इस पे टेंजेंशियली ड्रॉ करी है वो L है, तो ये जो पर यूनिट लेंथ यहाँ पर बल लग रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, सरफेस टेंशन कह रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। दैट मीन्स अगर हम सरफेस टेंशन को S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो F/L ये क्या हो जाएगी, आपकी सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव निकालने का तरीका हो जाएगा। यानी कि किसी भी लिक्विड के ओपन सरफेस पे, जो कि कैसा है, रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, उस पे अगर हम सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस पे जो सरफेस टेंशन होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ से, जहाँ पर जो ये लेंथ है वो उस लाइन की लेंथ ले रहे हैं जो हम एक इमेजिनरी लाइन मान रहे हैं सरफेस के ऊपर टेंजेंशियली, जिसके परपेंडिकुलरली ये फोर्स F एक्ट कर रही है दोनों डायरेक्शंस में इक्वली, ठीक है। ये होती है। यहाँ से क्लियर है कि जो SI यूनिट होगी सरफेस टेंशन की वो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और CGS यूनिट हो जाएगी डाइन पर सेंटीमीटर। डायमेंशन S की आप कैसे निकाल सकते हो, डायमेंशन ऑफ F अपॉन डायमेंशन ऑफ L, और F की डायमेंशन आपको पता है MLT-2 अपॉन L, तो ये आप क्या लिख सकते हो, ML0T-2, ये होती है सरफेस टेंशन की डायमेंशन। अगर हम इसको डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस देखें कि कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, तो बारिश होती है, बारिश में जो बूंदें होती हैं वो गोले की शेप की होती है, स्फेरिकल होती हैं, ठीक है। अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को आप नेग्लेक्ट कर दो तो कोई भी लिक्विड है, अगर वो ऊपर से गिरा जा रहा है और उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, ग्रेविटी का इफेक्ट कब नहीं होगा, जब उसमें वेट बहुत कम होगा,
ठीक है ना। तो जो छोटी ड्रॉप्स होती हैं वो क्या करेंगी, कम से कम सरफेस एरिया को कवर करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से जो बूंदें होती हैं उनकी शेप कैसी हो जाती है, स्फेरिकल हो जाती है। क्योंकि आपको पता है अगर हम सेम वॉल्यूम लेकर अलग अलग शेप लेते हैं, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है, ठीक है, या कोन है या स्फेयर है, तो जो स्फेयर होता है वो सबसे कम सरफेस एरिया को कवर करेगा अगर सबका वॉल्यूम हम क्या लेकर चले, बराबर लेकर चले। तो जब रेन ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रही है और अगर हम उस पर इफेक्ट ग्रेविटी का नेग्लेक्ट कर देते हैं तो जो गोला होगा, जो बूंद होगी वो बिल्कुल गोले की शेप की होगी, स्फेरिकल होगी। और आपने देखा होगा नीचे आते आते उसकी जो शेप होती है वो थोड़ी इस तरह की हो जाती है, क्योंकि नीचे आते आते ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होगा, इसमें बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर हम कोई ऑयल या मरकरी है उसको छिड़क दें ग्लास पे, प्लेन ग्लास है, एकदम क्लियर है, क्लीन है, अगर हम उस पर छिड़कते हैं तो क्या होगा, जो बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स होंगी वो बिल्कुल गोले की तरह दिखेंगी, ऑयल में देखा होगा। ठीक है। इनसे थोड़ी बड़ी होगी तो उसका क्या होगा, ऊपर का सरफेस हल्का स्फेरिकल होगा। ठीक है। ज़्यादा बड़ी होगी तो वो बिल्कुल फैल जाती है। ठीक है। वो किस वजह से, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट उतना ज़्यादा होता है। तो ये सब जो ये शेप आ रही है स्फेरिकल, ये कर्व जो शेप आ रही है, ये सब किसकी वजह से आ रही है, यहाँ पे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की वजह से आ रही है। क्लियर। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन क्या कहती है, यानी कि अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो सरफेस टेंशन की क्या वजह है, ठीक है, वो इससे क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने एक लिक्विड कंसिडर कर लिया है इस बीकर के अंदर, और यहाँ 3 पॉइंट्स पे मॉलिक्यूल्स को कंसिडर किया है। एक जो है वो पूरी तरह से अंदर है, पॉइंट ए। एक जो है आप 2 पॉइंट जो हैं आपके वो सरफेस की फिल्म, जो आप कह रहे हो ना झिल्ली बन जाती है, उस झिल्ली के अंदर हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं, जो कि सी, जहाँ पर सी जो है वो बिल्कुल ऊपर है, जो कि एयर के लिए ओपन है, और सी से हल्का नीचे क्या है, एक पॉइंट हमने कंसिडर किया है बी। ठीक है। अब स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है कि किसी भी लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पर क्या है दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं या उनकी फोर्सेस लग सकती है, उसको हम उस मॉलिक्यूल का क्या कहते हैं, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल्स जहाँ पर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। ठीक है। इसकी जो रेंज है वो मॉलिक्यूलर रेंज, यानी कि मॉलिक्यूल के साइज की रेंज हम जो रेडियस है वो लेकर चलते हैं। ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ एक स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाएगा, ए, बी और सी। सबसे पहले अगर हम ए को देखें, ठीक है, अगर हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक हो गया आपका अपर हाफ और एक हो गया लोअर हाफ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में क्या होगा, आपस में फोर्स लगेगी, अट्रैक्शन की कोहेशन फोर्स लगेगी यहाँ पर। ठीक है। जो अट्रैक्शन की फोर्स यहाँ पर लिक्विड में लग रही है उसको हम क्या कहेंगे, कोहेशन फोर्स कहेंगे। ठीक है। तो जो यहाँ कोहेशन की फोर्स लगती है, देखिए 2 तरह की फोर्सेस होती हैं लिक्विड में अट्रैक्शन की, एक होती है कोहेशन और एक होती है एडेशन। जो एडेसिव्स होते हैं वहाँ वह क्या होती है, एडेशन फोर्स होती है। कोहेसिव फोर्स जो होती है वो एक ही लिक्विड के अलग अलग, जो एक ही पदार्थ के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स लगती है उसको आप क्या कहते हो, कोहेशन कहते हो। ठीक है। अब ए पॉइंट पूरी तरह से अंदर है, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया तो एक हो गया आपका अपर और एक हो गया लोअर, यानी कि अपर और लोअर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो फोर्स जो होगी यहाँ पर अट्रैक्शन की वो भी क्या होगी, दोनों पार्ट्स में इक्वल होगी। यानी कि जितनी लोअर हाफ में मॉलिक्यूल्स है उतने ही किस में है, अपर हाफ में है। तो जितनी रिजल्टेंट अपवर्ड कोहेशन की फोर्स है उतनी ही डाउनवर्ड है। दैट मीन्स ए पॉइंट पर जो नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बी को देखें तो ये क्या है, पार्शली अंडर है। ठीक है। सरफेस फिल्म में है लेकिन थोड़ा सा वो क्या है, सरफेस से नीचे है। तो वहाँ पर अगर हम सरफेस देखें तो ये हो गया आपका लोअर हाफ, जो पूरी तरह से फिल्ड है, जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। लेकिन अपर हाफ में कुछ पोर्शन में क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। यानी कि इस केस में जो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स होगी वो अपवर्ड फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, यानी कि एक नेट डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर लगेगी। ठीक है। इसी तरह से सी में अगर हम देखते हैं तो क्योंकि ये सरफेस पे है तो इसका आधा स्फीयर अंदर होगा और आधा ऊपर,
दैट मीन्स यहाँ पर जो डाउनवर्ड फोर्स होगी वो बहुत ज़्यादा होगी अपवर्ड के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मॉलिक्यूल्स सरफेस फिल्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन पर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगती है। इसका मतलब अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को नीचे से सरफेस पे ले जाना चाहें तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, तो हमें उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, जो किसकी फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। दैट मीन्स सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है। ठीक है, अब आपको पता है कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होता है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, जितने ज़्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यानी कि सरफेस क्या कोशिश करेगा कि उसके जो लिक्विड का सरफेस है उसमें कम से कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। इसी की वजह से क्या होता है, वो कम से कम सरफेस एरिया को कवर करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसकी जो सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमाइज हो जाती है और स्टेबिलिटी एक आ जाती है। इसी की वजह से जो हमें सरफेस ओपन होता है, अगर कोई लिक्विड रेस्ट में है और उसका जो सरफेस ओपन होगा वो कैसा हमें लगेगा कि वो कैसा खिंचाव है उसके ऊपर, एक थिन मेम्ब्रेन बन गई है, एक झिल्ली बन गई है उसके अंदर। तो वही क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूलर रीज़न होता है किसी भी लिक्विड के ओपन सरफेस पे सरफेस टेंशन के आने का। क्लियर?